किसी जुडिशरी के एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि एडमिशन एंड एस्टोपल का एक लाइन में डिफरेंस बताइए, तो आप क्या बताएंगे? मैं बता देता हूँ, आपका जो हो, आपको जो मन में आ रहा है, वीडियो को पॉज करके सोच लीजिए, जो भी मन में आए आप कमेंट करके बता दीजिए। आप एक लाइन में कह सकते हैं कि एडमिशन इज एन एविडेंस, बट एस्टोपल इज बार अगेंस्ट द एविडेंस। स्वीकृति एक साक्ष्य है, जबकि विबंध साक्ष्य पर प्रतिबंध लगाता है। ये एक लाइन में डिफरेंस आप चाहें तो बता सकते हैं। और अगर क्वेश्चन मेन में आता है आपको लिखने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन कि एस्टोपल एंड एडमिशन में डिफरेंस बताइए, तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। और इसी को देखते देखते अगर प्री एग्जाम का कोई क्वेश्चन आएगा एस्टोपल एंड एडमिशन से रिलेटेड, तो आप उसको भी डेफिनेटली इसी वीडियो से कर देंगे। हालांकि डिटेल्स वीडियो मैंने कई सारी वीडियो बनाई हुई हैं ऑलरेडी एस्टोपल पर, वो आप पीछे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप भी कर दीजिए। नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको अच्छी अच्छी वीडियो यहाँ पर मिलेंगी। और अगर विश्वास नहीं होता है तो पिछली कोई भी वीडियो उठाकर इस चैनल की आप एक बार सुन लीजिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ। आप बहुत कुछ यहाँ से सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड एस्टोपल, स्वीकृति एंड विबंध में क्या अंतर होगा? तो अंतर के पहले हम देखते हैं बेसिस हमने यहाँ पर बनाए। ये एडमिशन का कॉलम है, ये एस्टोपल का कॉलम है। सबसे पहला बेसिस, सबसे पहला आधार लेते हैं मीनिंग का। देखिए, जब भी आप आंसर लिखेंगे मेन में, तो आपको इसी तरीके से लिखना है कि एक बेसिस आप याद कर लेते हैं, तो आपको कंटेंट तो याद होता है, बट वो कभी-कभी बेसिस भूल जाते हैं। तो आप बेसिस याद कर लीजिए, आपको आगे आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। तो अगर आप एडमिशन का मीनिंग देखेंगे, तो ये एक स्टेटमेंट है। और जब एस्टोपल की बात देखेंगे, तो एक ये रिप्रेजेंटेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है। और स्टेटमेंट कैसा है? जब एडमिशन देखेंगे तो स्टेटमेंट ओरल हो सकता है या डॉक्यूमेंट्री हो सकता है। बट ये स्टेटमेंट करता क्या है? स्टेटमेंट सजेस्टिंग एन इन्फ्रेंस अबाउट अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। ये एक ऐसा कथन है जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कुछ भी अनुमान इंगित करता है। ऐसा स्टेटमेंट एडमिशन कहलाएगा। एडमिशन की डेफिनेशन भी आपको रिवाइज हो गई होगी। एस्टोपल को अगर डेफिनेशन के रूप में देखें, तो इट इज अ रूल। और ये रूल करता क्या है? जैसे यहाँ पर था इट इज ए स्टेटमेंट, वो करता क्या है? इसी तरीके से यहाँ बताना है आपको कि एस्टोपल करता क्या है? दैट प्रिवेंट्स अ पर्सन फ्रॉम डिनाइंग अ फैक्ट प्रीवियसली रिप्रेजेंटेड बाय हिम। अगर कोई फैक्ट ऑलरेडी किसी व्यक्ति ने रिप्रेजेंट कर दिया है किसी को, तो एस्टोपल उस रिप्रेजेंट को अब मना करने से, कि ऐसा नहीं है, कुछ दूसरे तरीके से है, ऐसा करने से वो रोकता है। बेसिक बात कि एडमिशन इज एन एविडेंस, बट एस्टोपल इज बार अगेंस्ट एविडेंस। तो मीनिंग के रूप में आप एक डिफरेंस समझ गए होंगे। देखिए, दूसरा बेसिस देखते हैं सेक्शंस का। ये दो बेसिस तो नेचुरली आपको हर डिफरेंस में लिखने ही होते हैं कि भाई मीनिंग बता सकते हैं, उनकी सेक्शंस बता सकते हैं कि रेलेवेंट सेक्शन कौन कौन सी हैं। तो अगर एडमिशन की बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो सेक्शन 15 से लेकर 21 तक है। अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि इसमें 22, 23 एंड 24 भी है इन माय ओपिनियन। क्योंकि ये बेशक आपको ऐसा लगता है कि कन्फेशन की बात करते हैं, संस्वीकृति की बात करती है ये सेक्शंस, बट आप जानते हैं कि एवरी कन्फेशन इज आल्सो एन एविडेंस, सॉरी एडमिशन। कन्फेशन, संस्वीकृति कहीं ना कहीं स्वीकृति का ही पार्ट होता है। तो इसलिए आप चाहें तो सारी लिख दें, चाहें तो लिखें कि 15 से लेकर 21 तक है, एंड सेक्शन 25 भी है, जो पहले सेक्शन 31 हुआ करती थी इंडियन एविडेंस एक्ट में। और जब एस्टोपल की सेक्शंस की बात करेंगे, तो सेक्शन 21, 121, 122 एंड 123 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। और साथ में देखेंगे सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 37। अब देखिए नंबर ऑफ
स्टेटमेंट्स, ये मैंने कोशिश करी है समझाने के लिए। हाँ, डिफरेंस है, जेन्युइन डिफरेंस कि कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट होंगे एडमिशन में और कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए एस्ट्रोपल बनाने के लिए। तो स्टेटमेंट में केवल सिंगल स्टेटमेंट भी एडमिशन की कैटेगरी में आ सकता है। सिंगल स्टेटमेंट बोला है किसी आदमी कि हाँ, मैंने बी से 1 लाख रुपए उधार लिए थे, एक सेंटेंस, ये एक एडमिशन हो सकता है। लेकिन एस्ट्रोपल कभी भी अकेला एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट नहीं हो सकता। एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि बेसिक नेचर क्या है एस्ट्रोपल का कि जो प्रीवियसली रिप्रेजेंटेड है मैटर, उसे डिनाई करने से रोकता है। इसका मतलब प्रीवियसली रिप्रेजेंटेड का मतलब अभी भी कुछ रिप्रेजेंट किया गया है। इट मींस 2 रिप्रेजेंटेशन होना आवश्यक है। एटलीस्ट 2 स्टेटमेंट्स और रिप्रेजेंटेशंस आर रिक्वायर्ड फॉर एस्ट्रोपल। आप स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहेंगे और अगर पिछली स्लाइड का आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो पहले ये भी आप ले लीजिए। और जो एक लाइन में मैंने दिखाया है वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। अब तीसरा लेते हैं कि नेचर क्या होगा इनका। नेचर की बात करें तो एडमिशन रूल ऑफ एविडेंस है, एस्ट्रोपल भी रूल ऑफ एविडेंस है, बट जब इनका स्टैंडर्ड देखेंगे, इनकी क्वालिटी देखेंगे, इनका नेचर है कि ये एडमिशन वीक पीस ऑफ एविडेंसेस होते हैं। देखिए, आप हो सकता है कि ये कहें कि जी अगर एक बार ही किसी ने एडमिट कर लिया किसी फैक्ट को, तो लॉ तो कहता है उसको प्रूव करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो तो प्रूव हो गया, तो आप इसे वीक क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, मैं वीक कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जनरली एडमिशंस प्रेशर में भी कराए जा सकते हैं, डरा धमका के लालच में भी कराए जा सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोपल ऐसा नहीं होता। एस्ट्रोपल क्या सब्सटैंटिव नेचर का हो जाता है, कभी कभी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ एविडेंस है ये, और ये किसी दूसरे व्यक्ति को, सॉरी, कोई दूसरे एविडेंस, सेम व्यक्ति को कोई दूसरी एविडेंस देने से रोकता है, बार लगा देता है। और एक सेक्शन पढ़नी है आपको साथ में, सेक्शन 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जहां पर यह कहा गया कि एडमिशंस आर नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ फैक्ट। लेकिन क्या एस्ट्रोपल कंक्लूसिव प्रूफ हो सकता है? यस, एस्ट्रोपल कंक्लूसिव प्रूफ हो सकता है अगर इसकी कंडीशंस को फुलफिल कर दिया गया है। कंक्लूसिव प्रूफ का मतलब कि दूसरे जो मॉडिफिकेशन करके जो अपना रिप्रेजेंटेशन देना चाहता है व्यक्ति, उसको रोकने के लिए कंक्लूसिव प्रूफ है। तो डिफरेंस देख लिया नेचर का कि ये वीक पीस ऑफ एविडेंस है। ये दोनों सेक्शंस आप लिखेंगे साथ में। सेक्शन 35 देखिए, कंक्लूसिव प्रूफ की बात कर रहा हूं मैं। यहां मैंने बोला है सेक्शन 34 से लेकर 37 एस्ट्रोपल में आता है, और इसी बीच में है सेक्शन 35। सेक्शन 35 का जब सब सेक्शन 2 पढ़ेंगे तो यहां पर बात होती है जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर्स, वो 4 टाइप की स्पेशल ज्यूरिसडिक्शंस हैं, इंसॉल्वेंसी, मैरिज एंड एडमिरलिटी एंड प्रोबेट। अगर इनमें एक बार फाइनल जजमेंट कोई हो गया है तो वो एक जजमेंट इन रैम की तरह काम करेगा और कंक्लूसिव प्रूव होगा उस पर्टिकुलर लीगल कैरेक्टर को प्रूव करने के लिए, उसकी एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए। और वहां उस सबसेक्शन 2 में एग्जैक्ट लिखा है कि ये कंक्लूसिव प्रूफ होगा इन इन बातों के लिए। आप पढ़कर देख सकते हैं। तो ये आप जरूर सेक्शंस, रेलेवेंट सेक्शन अगर आप लिखेंगे साथ में, तो आपको डेफिनेटली दूसरों से अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। और मैं हमेशा आप लोगों को कोशिश करूंगा कि आप दूसरों से अच्छे बन सकें, चाहे एग्जाम में चाहे प्रैक्टिस में। नेक्स्ट बेसिस लेते हैं कि पर्पज क्या है। एडमिशन का पर्पज होता है, क्योंकि देखिए मैंने पहले ही बोला कि एडमिशन इज एन एविडेंस, एंड एविडेंस करती क्या है, एविडेंस क्यों दी जाती है? टू प्रूव अ फैक्ट और टू डिसप्रूव अ फैक्ट। इट मींस एडमिशन क्या करेगा, किस पर्पज के लिए दिया जाता है? टू प्रूव अ फैक्ट और डिसप्रूव अ फैक्ट। लेकिन एस्ट्रोपल किस लिए काम करता है? एस्ट्रोपल का पर्पज क्या है? एस्ट्रोपल किसी फैक्ट को प्रूव करने के लिए नहीं है। एस्ट्रोपल है
टू प्रिवेंट इनजस्टिस फ्रॉम इनोसेंट पर्सन विद इनोसेंट पर्सन, कि किसी इनोसेंट पर्सन के साथ में कोई अन्याय ना हो जाए। टू प्रिवेंट फ्रॉड विद इनोसेंट पर्सन, उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो, उसे जानकारी नहीं है, उस चक्कर में उसके साथ कोई फ्रॉड ना हो जाए, वो एस्टोपल का पर्पस होता है। किसी फैक्ट को प्रूव करना इसका पर्पस नहीं है एस्टोपल का। नेक्स्ट देखते हैं कि भाई कौन एडमिशन कर सकता है और किसका रिप्रेजेंटेशन एस्टोपल की कैटेगरी में आएगा। तो आपने देखा होगा जब हम एस्टोपल पढ़ते हैं तो सपोज ए एंड बी दो पार्टी, ए ने सूट डाला है बी के अगेंस्ट। अब बी अपने प्रीवियसली गिवन स्टेटमेंट में कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहता है, तो एस्टोपल ऐसे मॉडिफिकेशन को रोक देता है अगर इसकी सारी कंडीशंस जो सेक्शन 121 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखी गई वो पूरी हो जाती है। तो यहां पर केवल और केवल यही दो पार्टीज के रिप्रेजेंटेशन हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तीसरी पार्टी का कोई रिप्रेजेंटेशन था तो भी एस्टोपल अप्लाई हो जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, एडमिशन की जब बात आएगी तो थर्ड पार्टी का भी एडमिशन एज एन एविडेंस रिसीव किया जा सकता है। सेक्शन 17 भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखेंगे, जो पहले सेक्शन 20 इंडियन एविडेंस एक्ट हुआ करती थी। यहां पर बताया गया कि मान लो कि एक पार्टी ऐसी है जिसकी पोजीशन एंड लायबिलिटी उसके अगेंस्ट है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं कि सपोज ए कहता है बी को कि आप मेरे बिहाफ पर मेरे जो टेनेंट्स हैं उनसे रेंट कलेक्ट कर लीजिए और मुझे दे दीजिए लाकर। तो ये बी अपना काम किए जा रहा है, लेकिन एक बारी ये सी से रेंट नहीं कलेक्ट करता है। अब क्योंकि इसकी ड्यूटी थी सी से रेंट कलेक्ट करना और ए को देना, बट ऐसा इसने बी ने नहीं किया, तो ए ने एक सूट डाल दिया, ए सूज बी, इस बात के लिए कि इसने सी से रेंट कलेक्ट नहीं किया है। अब यहां पर सी थर्ड पार्टी है, यहां पर देखिए सी पार्टी नहीं है, सी थर्ड पार्टी है, लेकिन यहां पर सी का एडमिशन। अब बी ने प्ली क्या ली, बी प्ली लेता है कि जो सी था मैंने रेंट क्यों कलेक्ट नहीं किया सी से, क्योंकि सी के अगेंस्ट आपका रेंट ड्यू ही नहीं था, ड्यू नहीं था तो मैंने नहीं लिया। बट यहां पर सी को बुलाया गया, सी ने आकर एडमिशन कर लिया कि हाँ मुझे तो रेंट देना था, बी ही नहीं आया मेरे पास। यहां पर सी का एडमिशन है। थर्ड पार्टी का एडमिशन हो सकता है, बट थर्ड पार्टी का रिप्रेजेंटेशन एस्टोपल की कैटेगरी में नहीं आ सकता। ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेसिस है दोस्तों, इफेक्ट क्या रहेगा इसका रिबटल के मामले में। एडमिशन क्या कहता है एंड एस्टोपल कहता है। देखिए, एडमिशन कैन बी विड्रॉन और मे बी प्रूव्ड रॉन्ग लेटर ऑन स्टेज। एक बार अगर कोई एडमिशन कर दिया तो इसको वो पार्टी जिसने एडमिशन किया है उसको गलत साबित कर सकती है, उसको रिबट कर सकती है। लेकिन एस्टोपल के मामले में देखिए कि अगर एक बार एस्टोपल अप्लाई हो गया, एस्टोपल अप्लाई होने का मतलब कि वो सारे के सारे इंग्रेडिएंट फुलफिल हो गए, अब पहले वाले रिप्रेजेंटेशन को रिबट नहीं करने दिया जाएगा। अब अलाउ नहीं किया जाएगा उस पर्सन को कि अपने पहले रिप्रेजेंटेशन को विड्रॉ कर ले, चाहे वो रॉन्ग ही है स्टेटमेंट, तब भी उसको विड्रॉ नहीं करने दिया जाएगा, चाहे दूसरा स्टेटमेंट सत्य बोल रहा है वो, इवन सच को नहीं अलाउ किया जाएगा। ये काम करता है एस्टोपल। देखिए, स्कोप की अगर बात करें तो एनी स्टेटमेंट which suggests any inference as to the relevant fact or fact issue, ये कोई स्टेटमेंट ऐसा होना चाहिए। स्कोप का मतलब कब जाकर एडमिशन बन जाता है, कितना दायरा चाहिए किसी भी बात को स्टेटमेंट बनाने के लिए, सॉरी एडमिशन बनाने के लिए। तो एक स्टेटमेंट केवल ऐसा होना चाहिए जो फैक्ट इन इशू या रिलेवेंट फैक्ट पर कुछ प्रकाश डालता। अब वो स्टेटमेंट की एडमिशन की कैटेगरी में, स्वीकृति की कैटेगरी में आ जाएगा।
लेकिन एस्टोपल में देखिए, अच्छा इससे आपको एक बात दिखाई दे रही होगी कि यहां पर केवल और केवल एक ही व्यक्ति सफिशिएंट है एडमिशन बनाने के लिए। लेकिन यहां देखिए, यहां पर कैटेगरी थोड़ी सी अलग है। एक व्यक्ति का एक रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशन पर रिलायंस करके, विश्वास करके किसी दूसरे व्यक्ति ने कोई एक एक्ट कर दिया है और उस एक्ट से इस दूसरे व्यक्ति की पोजीशन चेंज हो गई, अल्टर्ड पोजीशन, देन जाकर एस्टोपल ऑपरेट होगा। तो यहां पर देखिए कि किसी दूसरे व्यक्ति को विश्वास करने के लिए दूसरा व्यक्ति चाहिए ना, चाहिए, दूसरे व्यक्ति को कोई एक्ट करना पड़ेगा। यहां पे ना कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए, ना उसे कोई एक्ट करना, और यहां पर एक्ट करने के बाद उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है, उसे कोई लॉस हो जाता है, कोई हानि हो जाती है, डेट्रीमेंट हो जाता है। यहां पर ऐसी आवश्यकता नहीं। तो इस तरीके से भी आप एक डिफरेंस लिख सकते हैं। लास्ट में देखते हैं एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है, अभी मैंने पीछे आपको दे दिया कि ए ने एडमिट किया, सॉरी एक दूसरा एग्जाम्पल, ए ने एडमिट किया कि बी के मेरे ऊपर 1 लाख रुपए चाहिए, मुझे बी को 1 लाख रुपए देने हैं, ऐसा एडमिशन कर लिया ए ने। लेकिन लेटर ऑन स्टेज पर ए चाहे तो ये कह सकता है कि ये मैंने गलती से ऐसा बोल दिया था, जबकि मैं तो ऑलरेडी पे कर चुका हूं इसके पैसे, अब नहीं चाहिए, बी का मुझे कोई पेमेंट नहीं। एडमिशन के मामले में ऐसा लेटर ऑन स्टेज पर इसको रॉन्ग प्रूव ये कर सकता है। लेकिन एस्टोपल के मामले में एग्जांपल देखें तो ए ने कहा बी को कि भाई साहब ये पर्टिकुलर लैंड मेरी है, मैं इसका मालिक हूं। तो इस बात पर विश्वास करके बी इससे इस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है, जबकि जिस टाइम पे ऐसा रिप्रेजेंटेशन ए ने किया बी को, वो ओनर नहीं था, लेकिन लेटर ऑन स्टेज पर ओनर बन गया। अब ए डिनाई करना चाहता है, लेटर ऑन स्टेज पर ए कहना चाहता है कि मैं ओनर नहीं था उस टाइम पर, इसलिए मैं नहीं बेच सकता था इस लैंड को। अब उसको ये सच बात नहीं कहने दीजिए। तो यहां पर अब जो कहना चाह रहा है कि मैं ओनर नहीं हूं, इस बात की एविडेंस देना चाह रहा है, उसे ये एविडेंस देने से रोक दिया जाए। तो ये एडमिशन एंड एस्टोपल का डिफरेंस आपने देखा। वन लाइनर डिफरेंस अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं पहले ही बता चुका हूं, एडमिशन इज एविडेंस बट एस्टोपल इज बार अगेंस्ट एविडेंस। एस्टोपल कहता है कि मैं अब आपको एविडेंस नहीं देने दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि डिफरेंस समझ आ गया होगा, एग्जाम में लिख सकते हैं, इंटरव्यू में वन लाइनर डिफरेंस बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, हाइप करिए। इंस्टाग्राम पर हमको जरूर फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम legal_lamp, आप मारिए सर्च, इंस्टाग्राम पर आपको निकल कर आएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और याद रह जाते हैं, वो वहां पर मैं आपको बताता हूं। डिटेल वीडियो आपको यहां पर मिल ही जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। कल की वीडियो लास्ट वीडियो होगी एस्टोपल की, और उसमें मैं आपको सेक्शन 121, 122 एंड 123 तीनों एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कुछ लगभग 90% हम इसका पढ़ा चुके हैं। एक ही वीडियो में कल हम पूरा कर देंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय